तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सभी को स्वागत करते हैं यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में। इसके पहले हमने होलसेल प्राइस इंडेक्स पे हम बात कर चुके हैं। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है? बेसिकली उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, मासिक आधार पर खुदरा कीमतों में परिवर्तन को मापता है। ये खुदरा कीमतों में परिवर्तन को मापता है। बेसिकली कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है क्या, जिसको हम यहाँ से शुरू करते हैं। बेसिकली कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को हम इस तरीके से हमने बनाया है कि कोई प्रोड्यूसर है, कोई फैक्ट्री है, वो फैक्ट्री कुछ आर्टिकल बनाती है और वो आर्टिकल को फिर जो है कंज्यूमर को बेचती है। तो जो होलसेलर को बेचती है, तो जो उस टैक्स पे, जो उस अमाउंट पे बेचती है, उसको हम प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स बोलेंगे, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। फिर होलसेलर अपने जो गुड्स और सामान है वो रिटेलर को बेचती है, तो उसको हम होलसेल प्राइस इंडेक्स बोलते हैं, क्योंकि होलसेलर भेज रही है। इसी तरह जब रिटेलर कंज्यूमर को भेजेगी तो उसको हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बोलेंगे। तो इस तरीके से एक प्रोड्यूसर जो है वो होलसेलर को बेचा, तो उसको प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स बोलेंगे। होलसेलर रिटेलर को दे रहा है तो होलसेलर प्राइस इंडेक्स बोलेंगे। और इसी तरह रिटेलर जो है वो कंज्यूमर जो है, लोग खरीदते हैं उससे, जैसे कोई दुकान वगैरह से हो गया, वो रिटेलर सामान हो गया, तो इस तरीके से वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हो जाता है। अब जो कंज्यूमर है वो 6 टाइप्स में उसको हम डिवाइड करते हैं, 6 तरीके में डिवाइड करते हैं। एक तो फूड एंड बेवरेज हो गया, खाने पीने वाला सामान। एक फ्यूल एंड लाइट हो गया। क्लॉथिंग एंड फुटवेयर हो गया। इसी तरह हाउसिंग हो गया। और पान, टोबैको एंड इंटॉक्सिडेंट हो गया। और जो बच गया उसको हम मिसलेनियस कहते हैं। तो इस तरीके से हम पूरी की पूरी जो कंज्यूमर है उसको हम 6 टाइप में डिवाइड करते हैं पूरे को। अब जो है जाहिर सी बात है कि जो 6 टाइप जो था, 1 2 3 4 5 6, जो 6 पूरे टाइप था, उस 6 टाइप्स को हम जब कंज्यूमर पैटर्न जो हम देखते हैं, उसका रेफरेंस पैटर्न वो देखते हैं, तो जो फूड एंड बिवरेज है वो 7 डेज के अंतराल पे उसको हम देखते हैं। जो पान, टोबैको एंड इंटॉक्सीडेंट्स है उसको भी हम 7 डेज पे मेजर करते हैं। हाउसिंग है उसको 1 मंथ पे मेजर करते हैं, क्योंकि जो मंथली जो किराया आता है, जो रेंट आता है, वो 1 महीने पे आता है, तो 1 महीने पे करते हैं। फ्यूल एंड लाइट उसको भी हम लोग मंथली ही मेजर करते हैं। क्लॉथिंग एंड फुटवेयर, क्योंकि हर महीने या हर सप्ताह तो लोग कपड़े नहीं खरीदते हैं, तो इसीलिए जनरली उसको 1 ईयर पे मेजर किया जाता है। अब मिसलेनियस हो गया, उसको भी हम 1 ईयर पे मेजर करते हैं। तो जो जितने दिन पे हम मेजर करते हैं उसको हम रेफरेंस पीरियड कहते हैं। और इस सारे के सारे जो डेटा है उसको हम डेटा, जो कंजप्शन डेटा है, उसमें स्टोर करते हैं। ये पूरे के पूरे हर 7 दिन पे जाके पता करते हैं, ये 7 दिन पे, ये 7 दिन पे, 1 मंथ पे, 1 मंथ पे, 1, इस तरह से सबका जो है वो स्टोर करते हैं। अब चूंकि फूड आइटम है, शॉर्टर रेफरेंस पीरियड क्यों दिया गया है? ठीक है, कि फूड आइटम्स जो है बहुत ज़्यादा उसको खरीदा जाता है। आप चिप्स लेते हैं, चॉकलेट्स लेते हैं, और भी खाने का बेवरेज लेते हैं, तो इसलिए उसको हम शॉर्टे रेफरेंस पीरियड 7-7 दिन पे उसको मेजर किया जाता है। उसको हम 7 डेज पे मेजर करते हैं। डेटा को रिकॉर्ड करने का प्रैक्टिस जो है वो इंटरनेशनल है। जाहिर सी बात है, इंटरनेशनल लेवल पर भी किया जाता है। जो इंडिया में प्रैक्टिस होता है, जो इंडिया में प्रैक्टिस करते हैं, उसे एम भी कहते हैं, मॉडिफाइड रेफरेंस पीरियड। अब यहाँ पर जो मॉडिफाइड है, इस मॉडिफाइड इसलिए जो है इसको मॉडिफाइड कहते हैं, क्योंकि तीनों कैटेगरी के लिए रेफरेंस अलग अलग है। इसमें तीनों कैटेगरी अलग है। जैसे इसमें देख लीजिए, पहला जो है वो 7 डेज़ का एक कैटेगरी ये हो गया, दूसरा कैटेगरी 1 मंथ वाला हो गया, 1 मंथ वाला हो गया, तीसरा 1 ईयर। तो यहाँ पर 3 कैटेगरी हो गया। तो चूँकि अलग अलग है इसीलिए हम उसको मॉडिफाइड बोलेंगे। जब तीनों यदि सेम रहता, सब सेम रहता, ये सारा का सारा सेम होता, तो उसको हम क्या बोलते? उसको हम यूनिफॉर्म पीरियड, रेफरेंस पीरियड बोलते। अब जो है कंजप्शन डाटा, तो चूंकि ये जो हमारा डेटा है, ये जो हमारा कंजप्शन डेटा है, उस कंजप्शन डेटा को हम ले आए
और चूँकि ज़ाहिर-सी बात है कि हमारा जो कंट्री है विविधताओं से भरा है, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है कंट्री का, तो हर अलग-अलग क्षेत्र में अलग-अलग लोग हैं। किसी स्टेट में जैसे केरला हो गया रिच है, महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा रिच स्टेट है, बिहार पुअर स्टेट है, गरीब राज्य है। तो हर जगह के जो लोग होंगे, उनका परचेजिंग पावर इंडेक्स मतलब सामान खरीदने की क्षमता, उनका पॉकेट अलाउ मतलब कि वो महँगा-सस्ता जैसे गरीब जो स्टेट है वहाँ के लोग सस्ता सामान ज़्यादा खरीदेंगे, महँगा सामान नहीं खरीदेंगे। तो इस तरीके से अलग-अलग जो है लोग होंगे, अलग-अलग लोग अलग-अलग खरीदेंगे। तो डिफरेंट कंजप्शन पैटर्न, तो बास्केट साइज़ ऑफ आइटम को ज़ाहिर-सी बात है कि हाईली वैरिड है। यहाँ पर जो हमारा अलग-अलग स्टेट है, जैसे महाराष्ट्र कोई मुंबई में लोग हैं, तो मुंबई में 500 को तो ऐसे ही लोग बर्गर खा जाएगा। लेकिन यदि आप कुछ ऐसे छोटे टाउन बिहार के छोटे से कस्बे में जाते हैं, तो वहाँ पर लोग 500 का बर्गर खाने से बचेंगे क्योंकि पैसे ही नहीं है ना? क्योंकि चॉइस ऑफ कंजम्पशन कहीं-कहीं पर जो है मीट ज़्यादा खाते हैं, कहीं-कहीं पर वेजिटेरियन लोग ज़्यादा हैं, है ना? इसी तरह परचेजिंग पावर इंडेक्स अलग-अलग है। जैसे किसी देश में खरीदने की क्षमता किसी देश के राज्य में जैसे महाराष्ट्र में ज़्यादा खरीदने की क्षमता है, बिहार में कम खरीदने की क्षमता है। जब हम बिहार में भी जाएँगे, तो बिहार में पटना वाले लोगों को खरीदने की क्षमता ज़्यादा है। आप चले जाइए शिवहर तरफ चले जाइए, है ना? वहाँ पर और गरीबी है, तो वहाँ खरीदने की क्षमता और कम है। तो अलग-अलग जगह पर अलग-अलग लोग हैं। टू टैकल द सिचुएशन होमोजीनियस ग्रुप ऑफ कंजप्शन, तो इस सब को टैकल करने के लिए हम अलग-अलग जो है क्षेत्रों में इसको डाइवर्सिफ़ाई किए हैं, है ना? होमोजेनियसली क्योंकि सब अलग-अलग पैटर्न है लेकिन हमको निकालना तो है एवरेज इस तरह से। तो हमने ये देख लिया कि जो अलग-अलग क्षेत्रों में, अलग-अलग स्टेट में अलग-अलग जो है परचेजिंग पावर इंडेक्स है, लोगों की क्रय करने की क्षमता, खरीदने की क्षमता अलग-अलग है। अब इंडिया में जो कंज्यूमर सेगमेंट्स हैं, वो इस तरह से हम देखते हैं। एक अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉय है, जैसे क्लर्क हो गया, बैंकिंग क्षेत्र में काम करने वाला लोग है ना? जहाँ पर यूज़ नॉलेज रेदर देन फिजिकल स्ट्रेंथ, जहाँ पर नॉलेज की ज़रूरत ज़्यादा है, फिजिकल स्ट्रेंथ की ज़रूरत कम है। अब हम बात करते हैं एवरेज वर्किंग क्लास, इंडस्ट्रियल वर्कर। तो एवरेज वर्किंग क्लास उसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय आ गए, आईटी सेक्टर वाले लोग आ गए, तो ये जो है इंडस्ट्रियल वर्कर में आ गए। इसी तरह रूरल लेबर्स में, ठीक है, डूइंग जो है एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन, जो खेती गृहस्थी करते हैं वो आ गए। और एग्रीकल्चर लेबर में उसमें क्या होता है कि डज मैनुअल वर्क इन रूरल एरिया इन एग्रीकल्चरल एंड नॉन एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन, इसमें एग्रीकल्चरल एंड नॉन एग्रीकल्चर दोनों में जो एग्रीकल्चरल लेबर है वो काम करते हैं। तो इस तरह से 4 सेगमेंट में हमने बांट दिया, अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉय, इंडस्ट्रियल वर्कर, रूरल लेबर एंड एग्रीकल्चर लेबर। तो चूँकि यहाँ पर मेजर एवरेज प्राइस लेवल, हम सबका एवरेज प्राइस सबका जो है, इस सब का जो है एवरेज प्राइस लेवल निकालेंगे, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स किसका, अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉय, यू से जो है यू मीन्स अर्बन, एन मीन्स नॉन मैनुअल और ई मीन्स एम्प्लॉय। इसी तरह कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, आई फॉर इंडस्ट्रियल, डब्ल्यू फॉर वर्कर, तो सी पी आई आर डब्ल्यू हो गया। इसी तरह रूरल लेबर को हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आर फॉर रूरल, ए फॉर लेबर, एग्रीकल्चरल लेबर के लिए हम सी पी आई ए लिख देंगे, बराबर। तो दीज इंडेक्स आर कंपाइल्ड बाई लेबर ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसके द्वारा इसको जो है कंपाइल किया जाता है। अब चूंकि हम ये सब जो इतना जो हम तामझाम कर रहे हैं, इतना जो सारी चीज़ें किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें इतना किस लिए किया जा रहा है, अब जाहिर सी बात है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यदि हम अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉय करेंगे और यदि जब निकालेंगे तभी ना पता चलेगा कि उस व्यक्ति को कितना पैसे की ज़रूरत है या नहीं पैसे की ज़रूरत है। तो यदि जो हम निकाल लेते हैं उसी से हम डियरनेस अलाउंस पता करते हैं। डियरनेस अलाउंस कहने का मतलब ये हुआ कि कहीं पर कोई व्यक्ति जॉब कर रहा है और वहाँ पर यदि कोई रूम रेंट का किराया है 4,000 रुपया है, और यदि 10 साल बाद उसका महंगाई बढ़ेगी, यदि सरकार उसका जो है डियरनेस अलाउंस नहीं बढ़ाएगी तो उसको दिक्कत होगा, कैसे रूम रेंट लेगा वो। तो ये सम के बेसिस पे ही, महंगाई के बेसिस पे ही, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बेसिस पे ही वो गवर्नमेंट जो है वो डियरनेस अलाउंस मतलब उसका भत्ता, है ना, उसका जो है इसको भत्ता बोलते हैं हिंदी में, गुजारा भत्ता बोलते हैं, तो वो जो है सरकार तय करती है। ये तो इसी को हम डियरनेस अलाउंस बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं कि डीए, है ना, जॉब में। अब जो डियरनेस अलाउंस है
ठीक है, ये किसका, CPI UNME का। तो एम्प्लॉय ऑफ सम फॉरेन कंपनीज वर्किंग इन इंडिया इन सर्विस सेक्टर, तो जो एम्प्लॉय ऑफ सम फॉरेन कंपनीज है ना, विदेशी कंपनियों का वर्किंग इन इंडिया, इंडिया में जो वर्क कर रहे हैं इन सर्विस सेक्टर में, इसमें जैसे एयरलाइन हो गया, बैंकिंग हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, और इसका जो डियरनेस अलाउंस होता है, ये इंडस्ट्रियल लेबर का, जो इंडस्ट्रियल लेबर का जो है वो डियरनेस अलाउंस होता है, उसमें उसका किसका मेन्यू निकालते हैं, तो मैनुअल वर्कर एंड एम्प्लॉयज़ ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। इसी तरीके से जो रूरल वर्कर्स होते हैं, इसी तरह से रूरल लेबर होते हैं और एग्रीकल्चर लेबर होते हैं, इनका जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, उससे हम मिनिमम वेजेस उसका मिनिमम तनख्वाह निकालते हैं, उसको डिटरमिन करते हैं, उसको रिवाइज करने की कोशिश करते हैं और काम करते हैं। तो इस तरीके से हमें जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो बहुत काम की चीज़ है, तभी हम पता कर पाएंगे कि किस व्यक्ति को कहाँ पर जो है किस सेक्टर में हमें जो है पैसे बढ़ाने की ज़रूरत है, उसकी सैलरी बढ़ेगी। इसी तरह पे कमीशन आते हैं, 7th पे कमीशन आ गया, तो इसी सब से हम जो है वो निकालते हैं। डॉक्टर सी रघुराजन, अब इन्होंने चूँकि नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन थे, उन्होंने 2001 में एक रिपोर्ट सबमिट की और उन्होंने ये पाया कि ये जो डेटा आ रहा है वो पार्शियली इंड्यूस है, मतलब वो बिल्कुल सही नहीं है, उसमें गड़बड़ है। इनका मानना था कि जनरल पॉपुलेशन की ट्रू पिक्चर नहीं बता रहा है, जो डेटा हम जो निकाल रहे हैं वो ट्रू पिक्चर। NSC कमीशन रिकमेंड किया, NSC मतलब नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन रिकमेंड किया कि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसको रूरल लेवल पर निकाला जाए, अर्बन लेवल पर निकाला जाए और कंबाइंड नेशनल लेवल पर निकाला जाए, है ना। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है UNME को डिसकंटिन्यू करने का रिकमेंडेशन दिया। UNME का कहने का क्या मतलब, तो इसको जो है अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉय को इसको जो है कमीशन ने हटाने की बात कही। और इस तरह से UNME को डिसकंटिन्यू करने का निर्णय दिया और दिसंबर 2010 में इसको जो है वो हटा दिया गया। और इस तरीके से हम उसको जो है हटा दिए, क्रॉस कर दिया, हटा दिया। और अब हमारे पास जो मेजर करने का डाटा है वो टोटल 5 है, 1 2 3, ठीक है। एक इसको मेजर करते हैं, फिर इसको मेजर करते हैं, इसको मेजर करते हैं, और ये तीनों को अलग अलग मेजर करते हैं, ठीक है। इसको 2016 में इसका रेफरेंस पीरियड जो है 2016 माना गया, मतलब इसका बेस जो ईयर है 2016 इसका है। इसका बेस ईयर 1986-87 है, इसका बेस ईयर जो है 86 है। मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है इस तरह से CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हो गया, A फॉर एग्रीकल्चर, L फॉर लेबर, इसी तरह जो पहले वाला जो बताया था वो था। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रूरल का है, इसका बेस ईयर 2012 है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अर्बन का है, इसका 2012 है। और कंबाइंड का भी जो है 2012 है। अब चूँकि पूरे जो निकालते हैं उसको, जैसे फूड एंड बेवरेज हम लेते हैं बास्केट में, पान टोबैको एंड इंटॉक्सिडेंट्स होते हैं, क्लॉथिंग एंड फुटवेयर होता है, हाउसिंग, फ्यूल एंड लाइट, मिसलेनियस, इस सब का एक वैल्यू होता है, इस सब का हम लोग वैल्यू निकालते हैं। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं अर्बन बास्केट के अंदर में सबसे ज़्यादा है 36.29, मतलब ये निकाला जाता है, इसको निकालने का एक तरीका है, निकाला जाता है। जैसे रूरल बास्केट है, इसमें 54.18 है और कंबाइंड में 45.86 है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि फूड एंड जो बेवरेज है उसका वैल्यू सबसे ज़्यादा है। इसी तरह पान टोबैको एंड इंटॉक्सिकेंट का 1.36 है अर्बन के लिए, रूरल के लिए 3.26 है, कंबाइंड के लिए 2.3। इस तरह से सबका जो है वो इस तरीके से दिया जाता है ना। प्रिपेयर्ड यूजिंग द मॉडिफाइड मिक्स मेथड, इस तरह से सबका अलग अलग हम लोग निकालते हैं और उसका प्रतिशत देखते हैं कि सबका यदि सब जोड़ेंगे तो 100 आएगा, इसका भी 100 आएगा, इसका भी 100 आएगा। लेकिन पूरे चार्ट में जैसे 1 2 3 4 5 6 जो दिया हुआ है, इसमें सबसे ज़्यादा फूड पे है ना, फूड को सबसे ज़्यादा वैल्यू दिया गया है ना, फूड को सबसे ज़्यादा। उसके बाद हाउसिंग पे है ना, रेंट वगैरह पे खर्च होता है, मिसलेनियस है, इस तरह से। अब इसमें देखेंगे किसी एक को हम उठाएंगे, जैसे मान लें फूड एंड बेवरेज को उठाएंगे, तो फूड एंड बेवरेज में कौन कौन से आर्टिकल है, कौन कौन से आइटम इसके अंदर में है, इसी तरह सबका अलग अलग निकालते हैं। लेकिन हम एक को देख रहे हैं
फूड एंड बिवरेज को हम देख रहे हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा इसका वेटेज है। तो फूड एंड बिवरेज में हम देखते हैं कि कौन कौन से आइटम है, जैसे सीरियल्स एंड प्रोडक्ट्स है, मीट एंड फिश है, एग है, मिल्क एंड प्रोडक्ट है, ऑयल एंड फैट्स है, स्पाइसेस है, इस तरह से हम देख रहे हैं उसमें है। तो फूड एंड बिवरेज है उसका वैल्यू सबसे ज़्यादा है ना, 36.29 है, रूरल में 54.18 है, कंबाइंड बास्केट में 45.86 है। इस तरह से सबका जो है अलग अलग वैल्यूज़ में जो है दिया है। तो मान लेते हैं कि हम एग का उठा रहे हैं, इसमें जो है एग है, मान लिया जाए कि हम जो है इसमें एग को उठा रहे हैं, है ना, एग का सिलेक्ट कर रहे हैं। तो एक जगह से हम इस तरह से अलग अलग जगह पर हम देख रहे हैं कोटेशन इस तरह से है। बास्केट प्राइस 2 रुपया है और करंट प्राइस बेस जो हमारा प्राइस है वो 2 रुपया है। बेस ईयर का मतलब क्या क्या कहते हैं, हम पहले जैसे 2012 को मानते हैं, और करंट प्राइस जो है 4 रुपया। तो हम देखते क्या है कि करंट प्राइस बाई बेस प्राइस इंटू 100 निकालते हैं तो प्राइस रिलेटिव निकलता है। जैसे मान लेते हैं कि करंट प्राइस इसे क्या ना 4 रुपये, तो इसमें 4 रुपये डालेंगे और बेस लाइन 2 है तो 4/2 इंटू 100, तो 2 2 4, तो यहाँ से कटेंगे तो 200 रुपये आ गया। इसी तरह पूरा का पूरा जो है ये हम डेटा जो है इसको हम पूरा का पूरा डेटा निकाल लेते हैं। अब इसमें जो है इसमें देखिए ज्योमेट्रिकल मीन है ना, ये जो निकलेगा वो ज्योमेट्रिकल मीन कहलाएगा और उसका वैल्यू जो अभी निकालेंगे 150.40 है। और ये जो कैलकुलेट किसके द्वारा किया गया था, ये जीवॉन्स इंडेक्स फार्मूला इसको बोलते हैं, और ये जो वैल्यू निकला उसको एलिमेंट्री प्राइस इंडेक्स कहा जाता है। और जो अभी हम निकाले इन्वेंट्री प्राइस इंडेक्स उसको हमने I1 माना, और वेट ऑफ एग जो है उसको हम WI माना। तो इस तरह से सिग्मा I इंटू WI बटा सिग्मा W इस तरह से निकालेंगे तो इसको लैजपियर्स इंडेक्स फार्मूला कहते हैं। यह फार्मूला सारे कैटेगरी के आइटम्स के लिए अप्लाई करना है, उसके बाद जो वैल्यू निकल कर आएगी उसे बोलेंगे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स R1, है ना, R1 का जो कि निकाल रहे हैं। तो सिग्मा I इंटू WI बाई सिग्मा WI, तो इसको जो है लैजपियर्स इंडेक्स फार्मूला बोलते हैं। इसी तरह रूरल बास्केट एंड कंबाइंड बास्केट का भी निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से आगे हम इन्फ्लेशन टैक्स पे बात करेंगे, और इस तरह से इन्फ्लेशन टैक्स क्या होता है फिर हम फ्लिप कर पे बात करेंगे। तो आज इतना ही, नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।